नमस्कार, वेलकम बैक। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। कल हमने बात की थी अर्ध आयु काल की और आज अपने बात करेंगे रेडियो एक्टिव पदार्थों के लिए माध्य आयु काल की। ये माध्य आयु काल होता क्या है? अपने पास एक प्रतिदर्श है जिसमें बहुत सारे परमाणु विद्यमान हैं, यानी कि बहुत सारे नाभिक विद्यमान हैं। तो यदि इस रेडियो एक्टिव पदार्थ को हम धीरे धीरे खुले वायुमंडल में रख दें तो ये धीरे धीरे खुद ही नष्ट होने लगेगा। तो लगातार ये जो नाभिक हैं या ये जो परमाणु हैं वो धीरे धीरे क्षयित होने लगते हैं। सपोज दैट कि इसके अंदर कंप्लीट नाभिक हैं वो एन नोट हैं और हमें इस पूरे एन नोट नाभिकों का क्षय करवाना है, इसको नष्ट करवाना है। तो इस सभी नाभिकों को नष्ट होने में औसत रूप से कितना समय लगेगा वो इस प्रतिदर्श का माध्य आयु काल कहलाएगा। मतलब ये हो गया कि मान लो कि पहले नाभिक को क्षयित होने में 2 सेकंड लगते हैं, दूसरे को क्षयित होने में 3 सेकंड लगते हैं और चौथे को क्षयित होने में वापस से 4 सेकंड लगते हैं। तो कुल मिलाकर के बात ये हो गई कि इन 3 नाभिकों को नष्ट होने में कुल 9 सेकंड लगे। तो प्रत्येक नाभिक को औसत रूप से कितना समय लगा? 3 सेकंड, क्योंकि 9 सेकंड में 3 नाभिक क्षयित हो गए तो एक नाभिक कितने समय में क्षयित हो जाएगा? 3 सेकंड में क्षयित हो जाएगा। ये जो 3 सेकंड मान निकल के आया है वो प्रत्येक नाभिक का औसत काल है, माध्य काल है। इसी प्रत्येक नाभिक के औसत काल को ही रेडियो एक्टिव पदार्थों का माध्य आयु काल कहते हैं। सिंपल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि प्रतिदर्श में जितने भी नाभिक हैं उनमें से प्रत्येक नाभिक का औसतन कितने समय पश्चात क्षय हो जाता है वो इस प्रतिदर्श का माध्य आयु काल कहलाता है। और माध्य आयु काल को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? टो से। और इसका सूत्र क्या बनेगा? आपने 3 सेकंड मान कैसे प्राप्त किया कि भाई सभी नाभिकों के क्षय होने में कितना समय लगा। सपोज दैट यहाँ 9 सेकंड लगा है और 9 सेकंड में कुल कितने नाभिक क्षयित हो गए? 3 नाभिक। तो सूत्र क्या निकल के आया माध्य आयु काल का कि सभी नाभिकों के क्षय में लगने वाला कुल समय बटे उस समय में क्षयित होने वाले नाभिकों की संख्या, ये किसके बराबर आएगा? माध्य आयु काल के बराबर। तो इसका सूत्र क्या बन जाता है? माध्य आयु काल इज इक्वल आएगा क्षय में लगा कुल समय, क्षय में लगा कुल समय बटे क्षयित कुल नाभिकों की संख्या। और अपने एग्जाम्पल के तौर पे समझा, क्षय में लगा कुल समय कितना? 9 सेकंड। कुल नाभिक कितने क्षयित हो गए? 3। तो औसत आयु काल यहाँ पे कितना निकल के आ गया था? 3 सेकंड निकल के आ गया था। तो माध्य आयु काल की परिभाषा क्या बनती है कि प्रतिदर्श में विद्यमान सभी नाभिकों के क्षय में लगने वाले औसत समय को ही माध्य आयु काल कहते हैं। और माध्य आयु काल का मान क्षय में लगने वाले कुल समय तथा उस समय में क्षयित होने वाले कुल नाभिकों की संख्या के अनुपात के तुल्य होता है और इसे टो से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इस माध्य आयु काल का सूत्र क्या बनेगा अपने उसकी बात करते हैं कि फॉर्मूला क्या निकल के आता है। और माध्य आयु काल ज्ञात करने के लिए हमें इसी सूत्र की आवश्यकता पड़ने वाली है। यदि आप माध्य आयु काल ज्ञात करना चाहते हो तो आपके पास क्या क्या वैल्यू होनी चाहिए? प्रतिदर्श होगा, उसमें कुछ संख्या में नाभिक मान लेंगे, इन नाभिकों के विखंडन में लगने वाला कुल समय आपके पास होना चाहिए और कितने नाभिकों का विखंडन आपने करवा दिया वो आपके पास संख्या होनी चाहिए। दोनों संख्या यदि आपके पास हैं तो आप इस सूत्र में वैल्यू पुट कर दो, माध्य आयु काल निकल के आ जाएगा। तो माध्य आयु काल ज्ञात करने से पहले हमें यह ज्ञात करना होगा कि क्षय में लगने वाला कुल समय कितना होगा। और कुल नाभिकों की संख्या कैसे ज्ञात हो जाएगी? जितने आपने नाभिक माने हैं प्रतिदर्श में उतने ही नाभिक हमें कंप्लीट क्षयित करवाने। तो कुल संख्या तो सिंपली जो आप मानते हैं वो बन जाती है, लेकिन इतने नाभिकों के विखंडन में कुल समय कितना लगेगा उसको सबसे पहले अपने ज्ञात करेंगे, उसके बाद ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और अपना मान निकल के आ जाएगा। तो देखते हैं मान कितना आता है। तो अपने पास एक प्रतिदर्श था, हमने प्रतिदर्श की कल्पना की है करनी और प्रतिदर्श में कुल नाभिक मान लेंगे एन नोट की। अपने पास एक प्रतिदर्श होगा, उसके अंदर कुल नाभिकों की संख्या है वो एन नोट है। माना एक नाभिक के विखंडन में
लगा कुल समय स्मॉल टी है। हम ज्ञात क्या करने जा रहे हैं? माध्य आयुकाल। उससे पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा? एन नोट नाभिकों के विखंडन में लगने वाला कुल समय हमें निकालना पड़ेगा। तो हम पहले कुल समय की बात कर रहे हैं। ओके, तो प्रतिदर्श में कुल नाभिक तो एन नोट है। किसी समय आप कल्पना कर लो कि उस प्रतिदर्श में से हमने डीएन नाभिकों का विखंडन करवा दिया। कितने नाभिकों का? डीएन का। तो भाई डीएन नाभिकों के विखंडन में कितना समय लगेगा? डीएन नाभिक के विखंडन में लगा समय कुल कितना बन जाएगा जी? ये बन जाएगा टी डी एन। कुल नाभिक हमें कितने विखंडित करवाने हैं? एन नोट। अतः संपूर्ण नाभिक कितने हैं जी? एन नोट के विखंडन में लगा कुल समय ओके। संपूर्ण नाभिकों के विखंडन में समय आप कैसे ज्ञात करोगे? कंप्लीट नाभिकों का विखंडन यदि आप करवाते हो तो कोई कंफर्म नहीं है कि कितना समय लगेगा। वो 2 सेकंड में भी कंप्लीट हो सकते हैं, वो 1000 वर्ष या 100 वर्ष या कितना भी समय लग सकता है। मतलब टाइम जो है वो 0 से लेके इन्फिनिटी तक लग सकता है। हमें एक रेंज प्राप्त होती है टाइम की, 0 से लेके इन्फिनिटी, उनके बीच में कितना भी समय लग सकता है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कंप्लीट एक लिमिट में टाइम को लाने के लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो कंप्लीट नाभिक एन नोट का विखंडन यदि हमें करवाना है तो हमें इस टी डी एन का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और उसके लिए हमें यह बोलना होगा कि भाई समय है वो 0 से इन्फिनिटी के बीच में कितना भी लग सकता है। तो संपूर्ण नाभिकों के विखंडन में जो समय लगेगा उसका मान टी डी एन इंटीग्रेशन आएगा 0 से इन्फिनिटी की रेंज के अंदर। तो ये लगने वाला कुल समय का मान निकल के आएगा। तो ध्यान रखो कि जितने भी नाभिक होते हैं कंप्लीट, यहाँ पे एन नोट एक एग्जांपल के तौर पे है, उन सभी नाभिकों के विखंडन में कुल समय जो लगता है वो टी डी एन का क्लोज इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी की रेंज में इतना टाइम इसके अंदर लगता है। तो फिर कुल समय तो हमने निकाल दिया। अब कितने नाभिक विखंडित करवाने हैं? एन नोट। तो कुल नाभिकों की संख्या कितनी बन जाएगी? एन नोट बन जाएगी। तो अपने पास कुल समय भी आ गया, कुल नाभिकों की संख्या भी निकल के आ गई। तो हम क्या ज्ञात कर पाएंगे? आराम से माध्य आयुकाल ज्ञात कर पाएंगे। अतः माध्य या औसत आयुकाल क्या बन जाएगा? तो माध्य आयुकाल क्या होगा? लगने वाला कुल समय बटे क्या होता है? कुल समय बटे कुल नाभिकों की संख्या। इसको मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है। क्या बनता है कि रेडियोएक्टिव पदार्थों के विखंडन में लगा कुल समय बटे उसी समय में विखंडित नाभिकों की कुल संख्या। ओके, तो माध्य आयुकाल टो बराबर क्या बन जाएगा? कुल समय कितना होगा? ये रहा कुल समय कितना है? इंटीग्रेशन 0 से लिमिट इन्फिनिटी की लिमिट में, और ये आ गया टी डी एन। बटे में क्या करना है? लो जी, मैं बटा में यहाँ लगा देता हूँ कुल नाभिकों की संख्या, और कुल नाभिक कितने हैं? एन नोट है। तो टो बराबर क्या बन गया? कुल समय बटे कुल नाभिकों की संख्या। अब इसको अपने मैथमेटिकली सोल्व करेंगे और अपना रिजल्ट निकल के आ जाएगा। तो टो बराबर क्या बनेगा? यहाँ से डीएन की वैल्यू पुट कर दो। अब डीएन का मान होता कितना है? डीएन का यदि अपने मान ज्ञात करने की कोशिश करें तो आपको याद होगा रदरफोर्ड-सोडी नियम के अनुसार ऐसा हमने कहा था। इसको मैं यहीं पे एक बार रोक देता हूँ समीकरण नंबर 2 नाम देके। तो रदरफोर्ड-सोडी नियम में आपने ये देखा था कि डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल लैम्डा एन, और यहाँ पे निशान था साथ में माइनस का। वो माइनस का निशान केवल इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि नाभिकों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। ये अपने यहाँ पे कमी या वृद्धि को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, यहाँ पे अपने डी एन अपॉन डी टी के मोड की केवल परिमाण की बात करेंगे। तो डी एन का जो परिमाण निकल के आता है उसका मान कुल मिलाकर के लैम्डा एन डी टी बन जाता है। ये समीकरण नंबर 3 अपने पास आ गई है। तो समीकरण नंबर 3 में डीएन का मान है। डीएन का मान कहाँ पुट कर दो? समीकरण 2 में पुट कर दो। तो आपके सामने रिजल्ट क्या बन जाएगा? तो टो का मान अपने सामने कितना निकल के आएगा? टो का मान बन जाएगा 1/n नोट क्लोज इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी की लिमिट लगी हुई है टी, और डीएन का मान कितना है? लैम्डा एन डी टी है। तो ये हो जाएगा लैम्डा एन डी टी। ओके, एन टी समय पश्चात शेष नाभिकों की संख्या। तो भाई टी समय पश्चात शेष नाभिकों की संख्या कितनी बचती है? वो भी रदरफोर्ड-सोडी नियम ही बताता है। कितना आता है? एन नोट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। तो टू यहां से कितना बन जाएगा? 1/n नोट 0 से इन्फिनिटी की लिमिट टी
लैम्डा। एन का मान कितना होगा अपने पास, एन नोट ई की पावर माइनस लैम्डा टी और साथ में आ गया डी टी। ये एन नोट इंटीग्रेशन से बाहर आएगा क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, लैम्डा भी इंटीग्रेशन से बाहर आएगा क्योंकि ये भी कांस्टेंट वैल्यू है। तो एन नोट से एन नोट कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिलाकर के लैम्डा बाहर बचेगा और 0 से इन्फिनिटी की लिमिट और टी और ई की पावर माइनस लैम्डा टी, टी इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा टी का हो जाना है इंटीग्रेशन। यदि आप इसका इंटीग्रेशन करने बैठते हो तो दो फलनों के गुणनफल का जो सूत्र आता है उसकी सहायता से आप इसका इंटीग्रेशन ज्ञात कर सकते हो, लेकिन आपको ये ज्ञात करके रिप्रेजेंट करने की आवश्यकता नहीं है। आप इसका सीधा मान है वो याद रखोगे कि टी डो टी की पावर माइनस लैम्डा टी और लिमिट निश्चित रूप से 0 से इन्फिनिटी होनी चाहिए। तो उसके लिए जो इंटीग्रेशन की वैल्यू आती है वो डायरेक्ट आपको याद रखनी है, 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर होता है। यहाँ पे लैम्डा से लैम्डा मान कैंसिल हो जाएगा तो टो बराबर कितना रिजल्ट निकल के आएगा, 1 बटे लैम्डा निकल के आएगा, जो कि अपने पास माध्य आयु काल का फॉर्मूला होगा। तो माध्य आयु काल का मान, टो का मान कितना निकल के आया, 1 बटे लैम्डा निकल के आया। लैम्डा के पदों में यदि आपको याद हो तो अर्ध आयु काल का सूत्र क्या था, लैम्डा के पदों में अर्ध आयु काल टी का जो मान था वो था log e2 बटे लैम्डा और माध्य आयु काल का क्या आ गया, 1 बटे लैम्डा। ओके, तो माध्य आयु काल सिंपली हमें ज्ञात करने के लिए किसकी जरूरत पड़ी, कुल समय की। कुल समय हमने कैसे निकाला, कुल समय के लिए हमें एक लिमिट लेनी होती है टाइम की, 0 से लेकर इन्फिनिटी, इतने समय अंतराल के मध्य में कोई भी नाभिक है वो कभी भी क्षयित हो सकता है। तो हमने लगने वाला कुल समय ज्ञात किया 0 से इन्फिनिटी की लिमिट में, जो कि टी डी एन का इंटीग्रेशन निकल के आया। कुल समय बटे कुल नाभिकों की संख्या, उसके आधार पे अपने टो का मान ज्ञात किया। यहाँ पे हमने क्या किया है, 2 बार 2 वैल्यू पुट की है, एक बार तो वैल्यू पुट की है डी एन की और अगली बार वैल्यू हमने पुट की है एन की, और ये दोनों ही फॉर्मूले रदरफोर्ड सोडी नियम से निकल के आए थे। उसके आधार पर अपने टो का मान है वो ज्ञात कर लिया। तो ये था अपने पास माध्य आयु काल और अर्थात यूं कह सकते हो औसत आयु काल। अब अपने क्या करेंगे, माध्य आयु काल और अर्ध आयु काल के बीच में एक रिलेशन होता है, एक संबंध होता है, उसकी अपने बात करते हैं। तो माध्य आयु काल और अर्ध आयु काल में क्या संबंध होगा, तो नेक्स्ट अपने पास है माध्य आयु टो तथा अर्ध आयु कैपिटल टी में संबंध क्या होगा, उसकी अपने बात करते हैं। टो का मान कितना है, 1 बटे लैम्डा, टो का मान है 1 बटे लैम्डा, ये समीकरण फर्स्ट है। टी का मान लैम्डा के पदों में कितना, अभी अभी हमने देखा था log e2 बटे लैम्डा, ये समीकरण नंबर 2 है। दोनों समीकरण आपको नजर आ रही है। समीकरण 2 में जरा गौर से देखो कि 1 बटे लैम्डा है, उसके स्थान पे आप क्या लिख सकते हो, टो लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि 1 बटे लैम्डा का जो मान है वो किसके तुल्य है, टो के तुल्य है। तो टी समीकरण 2 का जो मान है वो इस प्रकार से बनेगा कि टी इज इक्वल log e2 और 1 बटे लैम्डा के स्थान पे क्या आ जाएगा, टो आ जाएगा। तो अपने पास टी का जो मान आया निकल के वो कितना आ गया, टी बराबर आ गया log e2 इंटू टो, और log e2 का मान कितना होता है, log e2 का मान 0.693 इंटू क्या होता है, टो होता है। ये समीकरण नंबर फाइनली अपने पास निकल के आ गई, टी और टो के मध्य एक रिलेशन निकल के आ गया। ये रिलेशन न्यूमेरिकल की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल है अपने पास, तो इस सूत्र को आप याद रखोगे। यदि आप टो का मान निकालते हो तो टी बटे 0.693 हो जाएगा और टी का मान आपके सामने निकाला हुआ है। तो ये था अपने पास माध्य आयु काल और अर्ध आयु काल। अब अपने बात करेंगे अल्फा बीटा और गामा कणों का क्षय किस प्रकार होता है, कितनी उसके कारण ऊर्जा बनती है, उन सभी बातों की अभी अपने बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने चलेंगे अल्फा क्षय के पास। तो अपने पास नेक्स्ट टॉपिक होगा अल्फा क्षय। क्या होता है अल्फा क्षय, जब भी नाभिकों का विखंडन होता है तो नाभिकों के विखंडन के कारण यदि उस नाभिक से या नाभिक के विखंडन से अल्फा कण का निष्कासन होता है तो उसे अल्फा क्षय कहते हैं। यदि उस नाभिक से बीटा कण का निष्कासन होता है तो उसे बीटा क्षय कहते हैं, और यदि उस कण से गामा कण का, उस नाभिक से गामा कण का निष्कासन होता है तो उसे गामा क्षय कहते हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले अल्फा क्षय की। अल्फा क्षय का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, अल्फा होता है एक हीलियम नाभिक जिसका प्रतीक चिन्ह होता है
2He4, यानी कि ये एक अल्फा कण होगा जिसको अपने 2He4 से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो ये अल्फा क्षय कब होता है, कैसे होता है, नाभिक से अल्फा कण क्यों निकलेगा, और बड़ी बात तो ये आ गई कि नाभिक के अंदर तो सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होते हैं, उसके अंदर अल्फा कण कहाँ से आया, फिर वो बाहर निकले। जिससे अपने अल्फा क्षय की बात करें, अल्फा क्षय में एक्चुअली क्या हो गया कि ये एक नाभिक है, जब नाभिक के अंदर कौन कौन से कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन विद्यमान होते हैं, और हमने ये कहा है कि नाभिक के अंदर से अल्फा कण निकलेगा। तो सोचने वाली बात यह है कि नाभिक में अल्फा कण कहां से आया। तो अल्फा कण केमिस्ट्री की एक ब्रांच है क्वांटम यांत्रिकी। क्वांटम यांत्रिकी ये कहता है कि जो अल्फा कण होता है वो नाभिक के अंदर विद्यमान होता है। जिस प्रकार से अपने फिजिक्स में बहुत सारी ब्रांच होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एक अलग ब्रांच है, ऑप्टिक्स एक अलग ब्रांच है, मैग्नेटिज्म एक अलग ब्रांच है, ठीक उसी प्रकार से केमिस्ट्री के अंदर भी बहुत सारी ब्रांचेज होती है। उसमें से क्वांटम यांत्रिकी ये कहता है कि जो अल्फा कण होता है वो नाभिक के अंदर विद्यमान होता है, और वही अल्फा कण है वो अल्फा क्षय के दौरान निष्कासित होता है। तो अब अपने बात करते हैं कि अल्फा क्षय में आप समीकरण किस प्रकार से रिप्रेजेंट करोगे। तो सबसे पहले अपने समझेंगे अल्फा क्षय के समीकरण सूत्र को। सपोज दैट अपने पास एक नाभिक है जिसका नाम ZXA है। इस नाभिक का विखंडन करवाया, X नाभिक का, और उससे सपोज दैट कि एक अल्फा कण निष्कासित हो गया 2He4, जो कि कौन सा कण है, अल्फा कण है। ओके, अल्फा कण का निष्कासन हो गया तो समीकरण को आप बैलेंस कीजिए। तो एक यहाँ पे नया नाभिक बनेगा, कौन सा, Y नाभिक नाम दे दिया। तो यहाँ पे उसका परमाणु क्रमांक कितना होगा, Z था कुल 2, तो अल्फा के पास आ गया, बच गया कितना, Z-2, और द्रव्यमान संख्या कितनी बच गई, A-4 बच गई। तो कुल मिलाकर के Y एक नया नाभिक बनेगा जिसका परमाणु क्रमांक Z-2 होगा और द्रव्यमान संख्या A-4 होगी। और अल्फा क्षय के कारण हम जानते हैं कि जब भी नाभिक का विखंडन होता है तो द्रव्यमान में कमी आती है, और उस कमी के कारण क्या उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे अल्फा क्षय के कारण साथ में ऊर्जा भी उत्पन्न होगी, अपार मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होगी। ये इसका समीकरण सूत्र होगा। तो यहाँ पे एक नाभिक का हमने विखंडन करवाया, अल्फा कण का निष्कासन हुआ। अल्फा कण का जब भी निष्कासन होता है अर्थात अल्फा क्षय होता है तो बनने वाला जो नया नाभिक होता है वो आवर्त सारणी में पूर्वोत्तर नाभिक की अपेक्षा 2 स्थान पीछे प्राप्त होता है, 2 स्थान पहले आ जाता है, यानी कि Z-2 परमाणु क्रमांक रह जाता है। यहाँ पे यदि 10 परमाणु क्रमांक था तो यहाँ पे कितना बचा, 8, यानी कि 2 स्थान पीछे खिसक के आ गया। तो अल्फा क्षय के दौरान बनने वाला जो नया नाभिक होता है वो आवर्त सारणी में 2 स्थान पीछे खिसक जाता है। तो ये तो बात होगी समीकरण सूत्र की। यदि अपने बात करें एग्जाम्पल की कि भाई किस प्रकार से आप इसको रिप्रेजेंट करोगे, तो आप कोई भी एक नाभिक ले लो। मैंने क्या किया, 92 यूरेनियम 238 एक नाभिक है, इसका में विखंडन करवाना है और एक अल्फा कण का निष्कासन करवाना है। तो अल्फा कण तो कौन सा हो गया, 2He4, ये तो हो गया अल्फा कण। अब 92 में से 2 माइनस कर दो, कितना नंबर बचेगा, 90। 90 पे कौन होता है, थोरियम, 90 थोरियम 234, ये वैल्यू अपने पास निकल के आ गई। और साथ में क्या मुक्त हो जाएगी जी, ऊर्जा मुक्त हो जाएगी। तो यूरेनियम 238 का जब आप विखंडन करवाते हो, अल्फा कण का निष्कासन करवा देते हो, तो एक नाभिक कौन सा बनता है, थोरियम 234 बनता है। ये इसका एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको समझ सकते हो। तो यहाँ पे जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है उस ऊर्जा का मान कितना होगा, आइए उस ऊर्जा की बात कर लेते हैं कि ऊर्जा का मान कितना बनेगा। आप भली बात समझते हो और जानते हो कि कुल ऊर्जा आप ज्ञात कैसे करते हो कि भाई अभिकारक का जितना भी द्रव्यमान है उसमें से उत्पाद का कुल द्रव्यमान घटा दो तो डेल एम यानी कि द्रव्यमान में एक क्षति निकल के आ गई। उस क्षति के कारण जो भी ऊर्जा उत्पन्न होगी वो आइंस्टीन समीकरण से आप ज्ञात कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको ऊर्जा ज्ञात करने के लिए आइंस्टीन समीकरण काम में लेनी है, लेकिन उसके लिए आपकी किसकी जरूरत पड़ने वाली है, द्रव्यमान क्षति यानी कि डेल एम की जरूरत पड़ने वाली है। तो अपने ज्ञात क्या कर रहे हैं, ऊर्जा, अपने करेंगे ऊर्जा की गणना, जिसके लिए अपने सबसे पहले आवश्यकता पड़ेगी द्रव्यमान क्षति यानी कि डेल एम की। तो डेल एम कैसे ज्ञात होता है, अभिकारक का द्रव्यमान है उसमें से उत्पादों का द्रव्यमान माइनस कर दो। अभिकारक में एक X नाभिक है, इस नाभिक का द्रव्यमान मान लो mx, स्मॉल mx, ये X नाभिक का द्रव्यमान मान लिया। हीलियम अल्फा कण है, अल्फा कण का द्रव्यमान मान लो m अल्फा और Y नाभिक का द्रव्यमान मान लो my। तो फिर द्रव्यमान क्षति कैसे निकल जाएगी, अभिकारक में से उत्पाद वाले माइनस कर दो भाई, my प्लस m अल्फा, हो गया इतना मान। ये किसका मान निकल के आया, डेल एम का। कैसे, अभिकारक माइनस का उत्पाद का द्रव्यमान।
अतः अब आप डेल ई ज्ञात कर सकते हो आराम से। तो डेल ई क्या बन जाएगा, डेल ई का सूत्र होता है डेल एम इंटू सी स्क्वायर। तो डेल ई का फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल एम का मान ये रहा एम एक्स माइनस एम वाई प्लस एम एल्फा, ये तो आ गया डेल एम, और इंटू क्या कर दिया सी स्क्वायर। तो अपने सामने ये जो वैल्यू निकल के आई है वो किसका मान निकल के आया, उत्पन्न होने वाली कुल ऊर्जा का मान निकल के आ चुका है। तो ये तो अपने पास डेल ई का मान निकल के आ चुका है। ओके, द्रव्यमान शक्ति के कारण उत्पन्न होने वाली कुल ऊर्जा अपने पास निकल के आई है। अब अपने ज्ञात करेंगे कि अल्फा कण की जो गतिज ऊर्जा होगी उसका मान आप कैसे ज्ञात करते हो। तो अल्फा कण की गतिज ऊर्जा का मान कैसे ज्ञात करते हैं, अल्फा कण की गतिज ऊर्जा के कारण या गतिज ऊर्जा जो बनती है उसका एक सूत्र होता है जिसको आप याद रखोगे कि काइनेटिक एनर्जी के अल्फा, उसका सूत्र होता है A-4 बटा ए इंटू क्यू, और यहाँ पे जो क्यू आता है वो उत्पन्न होने वाली कुल ऊर्जा होता है। A-4 क्या है, A-4 नया जो भी नाभिक बना उसकी द्रव्यमान संख्या है। ए क्या है, ए अभिकारक यानी कि पूर्वोत्तर नाभिक की कुल द्रव्यमान संख्या है। तो न्यूमेरिकल में आपसे अल्फा कण की ऊर्जा पूछी जा सकती है, अल्फा कण की गतिज ऊर्जा पूछी जा सकती है, जबकि आपको क्यू का मान दिया गया होगा अर्थात कुल ऊर्जा आपको गिवन होगी। तो A-4 बटा ए इंटू क्यू, इस सूत्र की सहायता से आप अल्फा कण की गतिज ऊर्जा का मान ज्ञात कर सकते हो। और यहाँ पे जो कुल ऊर्जा निकल के आती है वो आ गया डेल ई एम एक्स माइनस एम वाई प्लस एम एल्फा, इसी को हमने क्या कहा है क्यू का है। तो क्यू का मान या तो आपको गिवन होगा, और यदि गिवन नहीं है तो आप इस सूत्र की सहायता से क्यू ज्ञात कर सकते हो। उसके पश्चात आप अल्फा यानी कि अल्फा कण की गतिज ऊर्जा का मान ज्ञात कर सकते हो। तो आपके सामने यहाँ पे अल्फा क्षय के कारण कुल ऊर्जा क्यू या डेल ई और अल्फा कण की गतिज ऊर्जा, ये दोनों सूत्र हैं, ये दोनों मान आपको याद रखने हैं। कुल मिलाकर के ये जो आप ऊर्जा ज्ञात कर रहे हो उसके ऊपर आई थिंक न्यूमेरिकल आने की पूरी संभावना है कि न्यूमेरिकल आ जाए, जिसके लिए आपको स्टेप पता होना चाहिए। सबसे पहले आप डेल एम ज्ञात करो जिसका तरीका आपको पता है, और दूसरा आप आइंस्टीन समीकरण काम में लेके डेल ई का मान ज्ञात कर सकते हो। तो कुल ऊर्जा और अल्फा कण की गतिज ऊर्जा के लिए आप इसका समीकरण याद रखोगे। तो ये था अपने पास अल्फा क्षय। अब अपने बात करेंगे बीटा क्षय की। तो नेक्स्ट अपने पास टॉपिक होगा बीटा क्षय। ये बीटा क्षय क्या होता है, जब भी किसी नाभिक का विखंडन होता है तो नाभिक से बीटा कणों के निष्कासन को हम बीटा क्षय कहते हैं। अब बीटा कण कौन से होते हैं, बीटा क्षय एक्चुअली दो प्रकार से होता है। पहला तो होता है बीटा माइनस क्षय, और दूसरा होता है बीटा प्लस क्षय। जो बीटा माइनस क्षय होगा उसके अंतर्गत एक इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है। किसका निष्कासन होता है, इलेक्ट्रॉन का। और जो भी ऊर्जा मुक्त होती है वो एंटी न्यूट्रिनो के रूप में मुक्त होती है, एंटी न्यूट्रिनो, न्यू बार के रूप में। ओके, अब दूसरा जो अपने पास है बीटा प्लस क्षय, इसके अंतर्गत किसका निष्कासन होता है, इसके अंतर्गत पॉजिट्रॉन का निष्कासन होता है। किसका, पॉजिट्रॉन का निष्कासन। और ऊर्जा किसके रूप में, न्यूट्रिनो के रूप में निष्कासित होती है। ये न्यूट्रिनो क्या है, न्यूट्रिनो एक काल्पनिक ऊर्जा युक्त कण है जिसको हमने आगे जाके समझना है। और न्यूट्रिनो का जो एंटी हो गया, विपरीत जो होगा वो एंटी न्यूट्रिनो बन जाएगा। तो न्यूट्रिनो एक सिंपल एक काल्पनिक कण होगा जो एक ऊर्जा युक्त कण होगा। ओके, तो बीटा क्षय में बीटा माइनस क्षय और बीटा प्लस क्षय। तो बीटा क्षय किसे कहोगे, बीटा क्षय के अंतर्गत एक तो इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है या फिर पॉजिट्रॉन का निष्कासन होता है। दो कणों का निष्कासन हो सकता है, जिसके आधार पे बीटा क्षय है वो दो प्रकार का बन जाएगा। एक तो बीटा माइनस क्षय हो गया और एक बीटा प्लस क्षय हो गया। अब यहाँ पे हमने ये कहा कि भाई या तो इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होगा या पॉजिट्रॉन का निष्कासन होगा। कहाँ से निकलेंगे ये, नाभिक से निकलेंगे। फिर से वही सोचने वाली बात हो गई कि भाई नाभिक के अंदर तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो कण होते हैं, तो नाभिक में ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन कहाँ से आएंगे, ये सोचने वाली बात है। तो एक्चुअली में होता क्या है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मध्य जब अन्योन्य क्रियाएं होती है, न्यूट्रॉन को कैसे रिप्रेजेंट करती हो, न्यूट्रॉन का कोई भी आवेश नहीं होता, द्रव्यमान होता है लगभग एक। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान पता है एएमयू में कितना होता है, 1.0086, जिसको अपने अप्रोक्सीमेट 1 मान सकते हैं। यानी कि न्यूट्रॉन का प्रतीक चिन्ह 0n1 हो जाएगा। प्रोटॉन इसका रिप्रेजेंटेशन कितना होगा, प्रोटॉन का आवेश 1, लगभग
1p और द्रव्यमान भी लगभग 1, तो 1p1 ये प्रोटॉन का प्रतीक चिन्ह होता है और ये न्यूट्रॉन का प्रतीक चिन्ह होता है। वैसे प्रोटॉन का आवेश होता कितना है, प्रोटॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19, ओके, परंतु उसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है 1p1। न्यूट्रॉन का प्रतीक चिन्ह क्या होता है 0n1, ओके। जब भी n और p के मध्य आपस में अन्योन्य क्रिया होती है उस केस में क्या होगा कि जब भी न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा, कौन किस में कन्वर्ट हुआ, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, तो आप इस समीकरण को जरा बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 0 था कुल आवेश, लेकिन यहाँ पे 1 आ गया तो यहाँ पे बन जाएगा -1, ये हो जाएगा E। द्रव्यमान संख्या 1 थी, 1 इस प्रोटॉन के पास आ गई तो यहाँ पे बचेगा 0। ये जो आपको कण दिखाई दे रहा है वो इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मध्य जब भी अन्योन्य क्रिया होती है और जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो एक इलेक्ट्रॉन का जन्म होता है। यही इलेक्ट्रॉन नाभिक से बाहर निकलता है जिसे अपने बीटा क्षय कहते हैं। इसी प्रकार जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा, जैसे अपने पास एक प्रोटॉन है 1p1, ये न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा 0n1 में कन्वर्ट होगा, तो इसके पास तो एक आवेश था, परमाणु क्रमांक Z, प्रोटॉन संख्या 1 है, तो फिर प्रोटॉन की संख्या यहाँ पे 1 है तो ये बन जाएगा अपने पास +1 और द्रव्यमान संख्या 0, और ऐसा जो मान होता है +1 0 ये किसके लिए होता है, ये पॉजिट्रॉन के लिए होता है, +1 E0, तो ये अपने पास क्या हो गया, पॉजिट्रॉन हो गया। तो यहाँ पे जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ तो किसका निर्माण हुआ, पॉजिट्रॉन का निर्माण हुआ। ये पॉजिट्रॉन नाभिक से बाहर निकलेगा, इसको अपने क्या कहेंगे, बीटा प्लस क्षय कहेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन का निर्माण होता है, कब, जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है कि इलेक्ट्रॉन बनता है, उस केस में इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो उसको अपने क्या कहते हैं, बीटा माइनस क्षय कहते हैं। और इस प्रक्रिया में जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो ऊर्जा किसके रूप में मुक्त होती है, एंटी न्यूट्रिनो के रूप में मुक्त होती है। और जब भी पॉजिट्रॉन बाहर निकलता है नाभिक से तो ऊर्जा किसके रूप में मुक्त होती है, न्यूट्रिनो के रूप में मुक्त होती है। तो अपने बारी बारी से गहनता से अध्ययन करेंगे कि बीटा माइनस क्षय क्या होता है और बीटा प्लस क्षय क्या होता है, कितनी इसकी ऊर्जा निकलती है, क्या इसके समीकरण सूत्र होते हैं और कैसे इसको अपने एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं। तो सबसे पहले अपने पास टॉपिक है बीटा माइनस क्षय। तो बीटा माइनस क्षय में किसका निष्कासन होगा, बीटा माइनस क्षय में इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होगा। किसका, इलेक्ट्रॉन का। ऊर्जा किसके रूप में मुक्त होगी, एंटी न्यूट्रिनो के रूप में, न्यू बार के रूप में, ओके। तो फिर इसका समीकरण सूत्र कैसे बनेगा, रिप्रेजेंट कैसे करोगे आप बीटा माइनस क्षय को। समीकरण सूत्र क्या होगा, अपने पास एक नाभिक है, एक नाभिक की कल्पना कर लें। नाभिक कौन सा, ZXA, एक्स कोई नाभिक है। इससे हमें किसका निर्माण करवाना है जी, इलेक्ट्रॉन का निष्कासन करवाना है। इलेक्ट्रॉन का प्रतीक चिन्ह होता है -1 E0, ओके। प्लस, अब इस समीकरण को संतुलित करो, Z नाभिक थे, सॉरी Z प्रोटॉन थे, -1 इसके पास आया, कितना बचा जी यहाँ पे, Z+1 बचा, और नया नाभिक Y, द्रव्यमान A था, कंप्लीट A बचा हुआ है, ये आ जाएगा नया नाभिक Y, जिसमें प्रोटॉन की संख्या Z+1 है और A उसकी न्यूक्लियन संख्या है, और साथ में ऊर्जा मुक्त हो जाएगी। तो ये हो गया बीटा माइनस क्षय। तो बीटा माइनस क्षय में क्या होता है, बीटा माइनस क्षय में जो भी नया नाभिक बनता है, यहाँ पे Y नया नाभिक बन रहा है, वो आवर्त सारणी में एक स्थान आगे प्राप्त होता है। पहले अपने पास यदि परमाणु क्रमांक मान लो 10 था, तो अब परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, 11 हमें मिलेगा। तो बनने वाला जो नया नाभिक होता है वो आवर्त सारणी में हमें एक स्थान आगे प्राप्त होता है, किसमें, बीटा माइनस के अंदर। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होगा, और ये जो ऊर्जा है वो किसके रूप में मुक्त होती है, वो एंटी न्यूट्रिनो के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। अब अपने बात करें एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल अपने पास क्या बन जाएगा, सपोज दैट अपने पास नियोन 22 है, 10 नियोन 22 है। हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन का निर्माण करवा दिया, तो भी नेक्स्ट नाभिक हमें प्राप्त होगा। नियोन का नेक्स्ट आता है सोडियम, तो ये क्या बन जाएगा, 11 सोडियम 22, 11 सोडियम 22 बन जाएगा। और यहाँ पे ऊर्जा किसके रूप में आएगी, एंटी न्यूट्रिनो के रूप में ऊर्जा मुक्त हो जाएगी। ये हो जाएगा जिसका एग्जाम्पल, ओके।
तो कुल मिलाकर के समीकरण सूत्र हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, इसके एग्जाम्पल को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। अब अपने बात करेंगे बीटा माइनस अक्षय में ऊर्जा का उत्पादन कितना होगा। बीटा माइनस अक्षय में जो कुल ऊर्जा बनती है जो कि एंटी न्यूट्रिनो के रूप में मुक्त होती है, उसका मान कितना होता है। तो बीटा माइनस अक्षय में जो भी ऊर्जा ज्ञात होती है उसके लिए परमाणुवीय द्रव्यमान की आवश्यकता पड़ती है। इससे पहले हमने जो अल्फा की ऊर्जा की बात की थी उसमें हमने सिर्फ नाभिक का द्रव्यमान लिया था कि एक नाभिक है एक्स, एक नया नाभिक वाई बना, एक अल्फा कण बना था या हीलियम नाभिक बना था, उसके अपने नाभिकीय द्रव्यमान लिए थे, जैसे कि नाभिक का एक्स का द्रव्यमान है mx, वाई का द्रव्यमान है my। इस बार हमें परमाणुवीय द्रव्यमान की जरूरत पड़ेगी, मतलब कि अपने पास यदि एक नाभिक x है तो इसका जो भी परमाणु है उस परमाणु का कुल द्रव्यमान कितना है वो हमें पता होना चाहिए। वाई नया नाभिक बना, इस नए वाई नाभिक का जो भी परमाणु है उस परमाणु का द्रव्यमान कितना है वो हमें पता होना चाहिए। एक्चुअल में सबसे पहले अपने क्या करेंगे कि आपको नाभिक का द्रव्यमान पता हो तो आप परमाणु का द्रव्यमान कैसे ज्ञात कर सकते हो, पहले अपने उसको समझते हैं, बाद में अपनी ऊर्जा पे चलेंगे। तो जरा गौर से देखना बात को कि अपने पास एक नाभिक है, कौन सा, ZX है, इसका परमाणु सपोज दैट ये हो गया, इस परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन विद्यमान है नाभिक के चारों ओर। किसी भी परमाणु में नाभिक के चारों ओर जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी संख्या कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा प्रोटॉन की संख्या के तुल्य होती है। नाभिक में प्रोटॉन कितने, Z, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी, Z होगी। मतलब इस X परमाणु के अंदर, इस X परमाणु के अंदर Z प्रोटॉन है और Z ही इलेक्ट्रॉन है। किसी भी परमाणु का जो कुल द्रव्यमान होता है उस कुल द्रव्यमान में किस किस की भूमिका होती है, नाभिक का द्रव्यमान प्लस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इसके अलावा तो परमाणु का संपूर्ण भाग खोखला होता है। इसमें दो भाग कौन कौन से जुड़े होते हैं कुल द्रव्यमान के लिए, एक तो पूरा नाभिक उसका द्रव्यमान और कंप्लीट जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनका द्रव्यमान। जैसे आप ये डैश डैश वाले हैं ना, इनको प्रत्येक को आप इलेक्ट्रॉन समझ लो, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन है, Z इलेक्ट्रॉन है, तो Z इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्लस नाभिक का द्रव्यमान बराबर निकल के आ जाएगा परमाणु का द्रव्यमान। तो परमाणु का द्रव्यमान, बाकी भाग तो खोखला रहेगा, कोई द्रव्यमान होगा ही नहीं। तो परमाणु का द्रव्यमान निकालने के लिए क्या करोगे आप, परमाणु द्रव्यमान इज इक्वल होता है नाभिक का द्रव्यमान प्लस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। सिंपल से शब्दों में समझें तो अब नाभिक में आप सभी इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान को जोड़ दो, परमाणु का द्रव्यमान आ जाएगा। नाभिक का द्रव्यमान तो आप समझ सकते हो कि जैसे अपने पास X नाभिक है तो इसका द्रव्यमान आप कितना मान लो, इसका द्रव्यमान आप स्मॉल mx मान लो, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान जोड़ना है, Z का। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, Me होता है, मान लो Me होता है, और वास्तव में द्रव्यमान हम जानते हैं एक कितना होता है 9.1 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम एक इलेक्ट्रॉन का, उसको अपने कितना मान लिया, Me मान लिया। कुल कितने इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान जोड़ना है, Z का, तो कुल कितना बन जाएगा, ZMe। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान Me है तो Z का कितना बन जाएगा, ZMe बन जाएगा। तो इस नाभिक के द्रव्यमान mx के अंदर आप सभी इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान को जोड़ दो, यानी कि mx प्लस ZMe जोड़ दिया। जोड़ने पे मान किसका आएगा, कंप्लीट परमाणु का आ जाएगा, और परमाणु के द्रव्यमान को अपने कैपिटल mx मान लेते हैं। तो परमाणु कंप्लीट x परमाणु का द्रव्यमान कैपिटल mx है। इसका मान कैसे निकला, नाभिक का द्रव्यमान प्लस सभी इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान, वेरी सिंपल। तो ये अपने परमाणुवीय द्रव्यमान ज्ञात करने का सिंपल सा एक तरीका होगा। अब अपने ऊर्जा की गणना करते हैं कि ऊर्जा का मान कैसे निकल के आने वाला है। ओके, ऊर्जा ज्ञात करने के लिए आपके पास ये समीकरण सूत्र है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको डेल एम की जरूरत पड़ेगी, तो डेल ई बराबर है, सबसे पहले डेल एम ज्ञात कर लो, द्रव्यमान क्षति ज्ञात कर लो। डेल एम कैसे ज्ञात होता है, अभिकारक का कुल द्रव्यमान माइनस उत्पाद का कुल द्रव्यमान। तो अभिकारक कौन सा है, नाभिक है, कितना द्रव्यमान माना है, mx माना है, माइनस करना है उत्पाद का द्रव्यमान। उत्पाद में कौन कौन है, एक तो वाई नाभिक है और एक इलेक्ट्रॉन है। तो भाई घटा दोगे किसका, वाई नाभिक और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को आप माइनस कर दो अभिकारक के द्रव्यमान में से। ये जो द्रव्यमान क्षति निकल के आई है वो नाभिकीय द्रव्यमान, नाभिकों के द्रव्यमान के पदों में है।
हमें तो द्रव्यमान क्षति चाहिए परमाणुवीय द्रव्यमान के पदों में, क्योंकि जब भी हम इसके न्यूमेरिकल्स को सोल्व करते हैं तो वहाँ पे परमाणुवीय द्रव्यमान गिवन होते हैं, नाभिक के द्रव्यमान नहीं होते। तो अपने इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा नाभिक परमाणुवीय द्रव्यमान में। तो क्या करोगे आप, नाभिक के द्रव्यमान के स्थान पे आप उसके परमाणु का द्रव्यमान लिखो। इसी प्रकार वाई नाभिक है, इसके स्थान पे आप इसके परमाणु के द्रव्यमान को लिखोगे। तो mx के स्थान पे आप क्या लिखोगे, ये रहा समीकरण। mx के स्थान पे आप क्या लिखोगे, ZME इधर लेके चलोगे तो क्या बन जाएगा, कैपिटल mx माइनस बन जाएगा ZME, यानी कि स्मॉल mx इज इक्वल आ जाएगा कैपिटल mx माइनस ZME। तो यहाँ पे आप ये लिख पाओगे डेल m इज इक्वल कैपिटल mx माइनस ZME। ये किसके स्थान पे आया, स्मॉल mx के स्थान पे आया, माइनस my के स्थान पे क्या लिखोगे भाई, चलो my वाला और सोल्व करके देखते हैं। अपने पास एक नाभिक है, ये नाभिक कौन सा, Z+1y ए नाभिक है, और ये पूरा परमाणु समझ लिया, पूरे परमाणु का निकालना है। इसमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे जितने प्रोटॉन है, Z+1 इलेक्ट्रॉन। पूरे परमाणु का द्रव्यमान my, y परमाणु का कैसे ज्ञात होगा, नाभिक का द्रव्यमान प्लस सभी इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान। नाभिक का द्रव्यमान कितना मान लिया, स्मॉल my मान लिया, प्लस सारे इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन का me है, कुल कितने इलेक्ट्रॉन है, Z+1 इलेक्ट्रॉन है। तो Z+1 का कितना बन जाएगा, Z+1 का बन जाएगा Z+1 इंटू me। ये आ गया y नाभिक का, सॉरी y परमाणु का कुल द्रव्यमान। यहाँ पे हमें my स्मॉल my का मान निकालना है, तो कितना बन जाएगा, कैपिटल my माइनस कर दो Z+1 me को, तो ये कितना बन जाएगा, my माइनस का कर देंगे Z+1 me, और साथ में एक me और है, यहाँ पे अपने पास मान कितना आ गया, माइनस है कैपिटल my माइनस Z+1 me, और प्लस में एक me और है। इस प्रकार से अपने पास वैल्यू निकल के आ गई। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लो, ब्रैकेट ओपन कर लो, mx ZME, यहाँ बचेगा कैपिटल my, और यहाँ पे यदि आप इसको सोल्व करोगे ना तो मान आएगा प्लस का ZME, और ये बन जाएगा प्लस का me, और लास्ट वाला बचेगा माइनस का me। इतना बचेगा सोल्व करने पर। तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो कंप्लीट डेल m का जो मान है वो कितना आ जाएगा, mx माइनस my। अतः डेल E का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा जी, mx माइनस my। ये तो हो गया डेल m का मान, इंटू क्या कर दोगे, c²। तो ये किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, ये वैल्यू निकल के आएगी बीटा माइनस अक्षय के दौरान उत्पन्न होने वाली कुल ऊर्जा की। तो आपने बीटा अक्षय की परिभाषा को देखा, उसके समीकरण सूत्र को, एग्जाम्पल को देखा, और ऊर्जा का मान भी हमने परमाणु द्रव्यमान के पदों में ज्ञात कर लिया है। अब अपने पास आता है बीटा प्लस अक्षय। तो बीटा प्लस अक्षय को आप कैसे ज्ञात करोगे, तो नेक्स्ट अपने पास टॉपिक होगा बीटा प्लस अक्षय। बीटा प्लस अक्षय में किसका निष्कासन होगा, पॉजिट्रॉन का। किसका, पॉजिट्रॉन। और इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है, +1 E0। ऊर्जा किसके रूप में निकलती है, न्यूट्रिनो के रूप में। तो बीटा प्लस अक्षय किसे कहते हो, जब किसी भी नाभिक से पॉजिट्रॉन के रूप में बीटा कण का निष्कासन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, बीटा प्लस अक्षय कहते हैं। और ऊर्जा किसके रूप में निकलती है, न्यूट्रिनो के रूप में निकलती है। तो इसका समीकरण सूत्र कैसे बनेगा, समीकरण सूत्र के लिए अपने पास एक नाभिक है ZXA, किसका निष्कासन करवाना है, पॉजिट्रॉन का, यानी कि +1 E0 का निष्कासन करवाना है। अब आप इस समीकरण को संतुलित करो, संतुलित करोगे तो Z में से एक तो प्रोटॉन संख्या यहाँ पे आ गई, कितनी बची, नया नाभिक Y मान लिया, और Z-1 बचेगा, और द्रव्यमान संख्या A बचेगी, और न्यूट्रिनो के रूप में ऊर्जा का निष्कासन होगा। ये हो गया जी सिंपल समीकरण सूत्र। यहाँ पे आप कोर्स से देख सकते हो कि जो नया नाभिक बनता है Y,
वो पूर्वोत्तर नाभिक की अपेक्षा आवर्त सारणी में एक स्थान पीछे प्राप्त होता है। मतलब कि बीटा प्लस में जो नया नाभिक बनता है वो आवर्त सारणी में एक स्थान पीछे प्राप्त होगा, जबकि बीटा प्लस अक्षय में क्या था कि जो भी नया नाभिक बना था वो हमें आवर्त सारणी में एक स्थान आगे प्राप्त हो रहा था। तो ये इसका समीकरण सूत्र हो गया। अब अपने बात करेंगे इसके एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज दैट अपने पास कोई भी नाभिक ले लो, जैसे मैंने सोडियम नाभिक ले लिया, 11Na22 ले लिया। अब हमें क्या करना है कि इस नाभिक का विखंडन करवाना है और इससे एक पॉजिट्रॉन बाहर निकालना है। तो अब आप इस समीकरण को संतुलित कीजिए तो क्या बचेगा, आवर्त सारणी में एक स्थान पीछे चलो, पीछे तो नियोन प्राप्त हो जाएगा, तो ये 10 नियोन 22 और न्यूट्रिनो के रूप में ऊर्जा मुक्त हो जाएगी। तो ये हो जाएगा सिंपल इसका एग्जाम्पल। तो यहाँ पे ये जो पॉजिट्रॉन निकला है उसका निर्माण कैसे हुआ, पॉजिट्रॉन कैसे बनता है नाभिक के अंदर कि जब भी नाभिक में विद्यमान अन्योन्य क्रियाएं होती हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मध्य, तो कौन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जब भी एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो किसका निर्माण होता है, पॉजिट्रॉन का निर्माण होता है, और यही पॉजिट्रॉन बाहर निकलता है और बीटाक्षय को जन्म देता है। तो अब अपने बात करेंगे कि बीटाक्षय के दौरान ऊर्जा कितनी मुक्त होती है, ऊर्जा की गणना। यहां भी हमें ऊर्जा की गणना के लिए परमाणुीय द्रव्यमान की जरूरत पड़ने वाली है। तो परमाणुीय द्रव्यमान आप कैसे ज्ञात करोगे, वो आपको पता होना चाहिए, जैसे हमने अभी ज्ञात किया था ठीक उसी प्रकार से इसमें भी परमाणुीय द्रव्यमान ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले आप डेल एम ज्ञात करो, स्मॉल डेल एम नाभिकीय द्रव्यमान में कितना बन जाएगा, अभिकारक का द्रव्यमान, समीकरण सूत्र के पास चलना है, अभिकारक का द्रव्यमान माइनस उत्पाद का द्रव्यमान। एग्जाम्पल से मत निकालना, एग्जाम्पल है ये तो कुछ भी मान हो सकते हैं, समीकरण में ये पैसा प्राप्त होगा, इसके आधार पे आप डेल एम ज्ञात करोगे। तो एक्स नाभिक का द्रव्यमान, एक्स नाभिक की बात हो रही है अभी, माइनस वाई नाभिक का द्रव्यमान और साथ में घटा दिया पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान जिसको अपने एम ई मान लिया। ये तो नाभिक के पदों में आया, नाभिक के द्रव्यमान के पदों में डेल एम है, हमें चाहिए परमाणु के द्रव्यमान के पदों में। तो सबसे पहले आप एम एक्स के स्थान पे क्या लिखोगे, सपोज दैट कि ये अपने पास एक नाभिक है, कौन सा, जेड एक्स है, पहला वाला, ये इसका परमाणु हो गया। इस परमाणु के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने प्रोटॉन है, प्रोटॉन कितने, जेड है, तो जेड इसके अंदर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो आप क्या कहोगे, कंप्लीट का द्रव्यमान कैपिटल एम एक्स है, परमाणु का द्रव्यमान। तो क्या करना है, नाभिक का द्रव्यमान प्लस सभी इलेक्ट्रॉनों का, तो नाभिक का कितना है, नाभिक का द्रव्यमान स्मॉल एम एक्स है प्लस में सारे इलेक्ट्रॉनों का, सारे कितने इलेक्ट्रॉन है, जेड है, तो कितना बन जाएगा, द्रव्यमान जेड एम ही बन जाएगा। तो स्मॉल एम एक्स के स्थान पे क्या लिख पाओगे, कैपिटल एम एक्स माइनस कितना हो जाएगा, जेड एम ही। तो स्मॉल डेल एम क्या बन जाएगा, कैपिटल एम एक्स माइनस जेड एम। ये तो एम एक्स आ गया, सेम वही प्रोसेस है जो हमने पीछे की है, कोई चेंज नहीं है। अब अपने बात करते हैं वाई नाभिक वाले के लिए परमाणुीय द्रव्यमान कितना होगा। तो अपने पास एक वाई नाभिक है, कौन सा, जेड माइनस 1 वाई ए, ये एक नाभिक है, इसके अंदर कुल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, जेड माइनस 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, उनका कुल द्रव्यमान कितना बन जाएगा, इंटू एम ई कर दो, क्योंकि एक का द्रव्यमान एम ई इलेक्ट्रॉन का, तो जेड माइनस 1 का कितना बन जाएगा, जेड माइनस 1 इंटू एम ई बन जाएगा। तो कंप्लीट वाई नाभिक का द्रव्यमान कितना आएगा, सॉरी हाँ, वाई परमाणु का द्रव्यमान, वाई परमाणु का द्रव्यमान कितना बन जाएगा, कैपिटल एम वाई इज इक्वल क्या हो जाएगा, वाई नाभिक का द्रव्यमान एम वाई प्लस संपूर्ण इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जेड माइनस 1 एम ई, ये टोटल द्रव्यमान हो गया इलेक्ट्रॉनों का। एम वाई का मान कितना बन जाएगा, स्मॉल एम वाई नाभिक स्थान पे कैपिटल एम वाई माइनस इस जेड वाले को कर दो। तो यहाँ पे एम वाई के स्थान पे आप क्या लिखोगे, कैपिटल एम वाई माइनस जेड माइनस 1 एम ई, और साथ में कौन है, एम ई हो रहा है। इसको आप सोल्व कर लो तो डेल एम इज इक्वल क्या बन जाएगा, एम एक्स जेड एम ई माइनस ये क्या हो जाएगा, एम वाई माइनस माइनस प्लस बन जाएगा जेड एम ई, इसको आप सोल्व करोगे माइनस बन जाएगा एम ई और एक और माइनस बन जाएगा एम ई। तो जेड एम ई से ये जेड एम ई कैंसिल हो गया, डेल एम बराबर क्या बचेगा, एम एक्स माइनस एम वाई और माइनस का और बच जाएगा 2 एम ई, ये आ गया डेल एम का मान। अतः अब आप ऊर्जा ज्ञात कर सकते हो डेल ई, तो क्या हो जाएगा डेल एम इंटू सी स्क्वायर, और डेल एम का मान कितना है, एम एक्स माइनस एम वाई माइनस 2 एम ई इंटू क्या कर दोगे, सी स्क्वायर।
ये अपने पास कुल ऊर्जा निकल के आ गई किसके लिए, बीटा प्लस अक्षय के लिए। तो बीटा प्लस अक्षय की परिभाषा, समीकरण, सूत्र, एग्जाम्पल और उसकी ऊर्जाएं, ये कंप्लीट मान आपको याद रखना है कि कैसे मान निकलता है और कितना उसका रिजल्ट आता है। तो ये था अपने पास आज का बीटा प्लस अक्षय और बीटा माइनस अक्षय। तो आज के लिए बस इतना ही, कल अपने लौटेंगे गामा अक्षय के साथ। तब तक के लिए बाय।